दुड़ाराम जी, आदरणीय विधायक लक्ष्मण नापा जी, आदरणीय कमल गुप्ता जी, यहाँ से पहले सांसद रही और अभी भी सांसद हैं बहन सुनीता दुग्गल जी, भाई सुरेंद्र पूनिया जी, वेद फूला जी, हमारी बहन जिला परिषद की चेयरमैन टीचर जी, हमारे लोकसभा के संयोजक भाई आदित्य चौटाला जी, हमारे पूर्व विधायक चेयरमैन बलियाला जी, हमारे आदरणीय सुरेंद्र आर्या जी और मंचासीन सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और सामने बैठे सभी आज हजारों की संख्या में पहुंचे यहाँ पर अनाज मंडी रतिया में। हमारे पूरे रतिया की आन बान शान, मेरी माताएं बहनें, मेरे सम्मानित पिता समान बुजुर्गों, माता, नौजवान साथियों, मीडिया के सभी साथीगण और सारे साथी जो आज रतिया की इस मंडी में चारों तरफ, क्योंकि ये पूरा मंडी का जो शेड है पूरा भर गया और चारों तरफ भी बाहर लोग दिखाई दे रहे हैं, सभी पहुंचे हुए मेरे सभी जुझारू साथीगण। आज सबसे पहले तो मैं हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से यहाँ पर पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आज ये मेरे उम्मीदवार बनने के बाद इस संसदीय क्षेत्र में और रतिया की धरती पर पहला आगमन है। और मैं इतना ही आप सबको कहना चाहूंगा कि जब मैं भारतीय जनता पार्टी में आया तो मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे और नायब जी पार्टी के अध्यक्ष थे। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई क्या फर्क है इन दोनों पार्टियों में। तो यहाँ पर बहुत से साथी हैं जो दूसरी बैकग्राउंड से आए हैं। हम लोगों ने पहले भी साथ काम किया। जितना बड़ा दिल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का है, जितनी खुली सोच उनकी है और जितना समावेशी उनका व्यवहार है, इतना मैंने कभी नहीं देखा। क्योंकि जब भी मैं मिला सबकी तरफ से बिल्कुल जैसे पुराने साथी हैं कोली भर के मिले, ऐसा ही प्यार हमारे जो सामने बैठे हैं कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनकी तरफ से मिला। और बाकी चीजें तो ये पार्टी का फैसला होता है कि कब किसको कहां क्या जिम्मेदारी दे। ये किसको पता था कि नायब सैनी जी को एकदम इतने स्मूथली मनोहर लाल जी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, नड्डा साहब ने, अमित शाह जी ने, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, विप्लव जी ने जिस तरीके से उनको जिम्मेदारी दी, अगर यही किसी दूसरी पार्टी में होता, उदाहरण आप उठा करके देख लीजिए, पीछे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सरकारें गिर गई लेकिन लोगों ने कुर्सी नहीं छोड़ी। साथियों, ऐसे सत्ता के लालची अहंकारी लोग वो क्या देश बनाएंगे। और यहाँ पर जिस तरीके से सत्ता का हस्तांतरण हुआ और हमारे बड़े भाई को जिम्मेदारी दी, एक नया नेतृत्व आगे बढ़ाने के लिए, पुराने नेतृत्व जो आने वाले समय में इस देश का नेतृत्व करेगा, तो ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी और दूसरा इंडिया अलायंस के जो और दूसरे दल हैं इसमें। साथियों, ये रतिया का ये सिरसा संसदीय क्षेत्र ये पिछले 2009 से 15 वर्ष से मेरा परिवार का हिस्सा रहा है। जब आपने मुझे सांसद बनाया, पिछले 15 वर्षों में सांसद के तौर पर और सांसद के अलावा विपक्ष के तौर पर भी जो हमारी जिम्मेदारी थी, पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से संघर्ष करते हुए, चाहे किसान का मुद्दा था, चाहे मजदूर का मुद्दा था, चाहे कर्मचारी का मुद्दा था, चाहे नौजवान का मुद्दा था, अशोक तंवर ने अपने धर्म का पालन किया। और आने वाले समय में इस मंच से फिर दोबारा कहता हूं कि साथियों, रतिया से लेकर के इस पूरे संसदीय क्षेत्र और पूरे हरियाणा के लोगों की पूरी मजबूती से लड़ाई हम हर तरीके से लड़ने का काम करेंगे। और जो मोदी जी का संकल्प है कि 2047 में ये भारत विकसित हो, अगले 25 साल के अंदर, अगले 5 वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, आप विश्वास करके जाइए। जिसका नेतृत्व दृढ़ संकल्पित हो, जिसकी सोच महान हो, जिसके सकारात्मक सोच के साथ लाखों करोड़ों लोगों की फौज तैयार हो, वो नेतृत्व अपने
लक्ष्य में जरूर कामयाब होता है, जनता भी साथ देती है। 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद आज नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और कमल के निशान के साथ है। उसी तरीके से हरियाणा में भी पिछले 9.5 वर्षों में जो काम हुए, केंद्र की सरकार ने लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट एक एक राज्यों को दिए। हरियाणा में आज कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर बड़े बड़े चौड़े चौड़े रोड हाईवे ना बने हों, जहां पर रेलवे की जो कनेक्टिविटी है वो बेहतर ना हुई हो, जहां पर उद्योग धंधे ना हुए हो। और ये हमारा जो सिरसा संसदीय क्षेत्र है, ये तो आप सब जानते हैं कि कृषि के क्षेत्र में पूरे देश में आगू है। हमने लगातार कई वर्ष गेहूं के उत्पादन में पूरे देश के अंदर नंबर 1 स्थान अर्जित किया। और इसलिए ये जो रतिया का क्षेत्र है, ये आज शैलरों का और धान का एक कटोरा बन गया। ये धान का वो एक बड़ा, जहां पर सारी चीजें आज प्रोसेस होकर के और किसान को, आड़ती को, हमारे मजदूर को हर चीज का अच्छा दाम मिलता है। हमारा भविष्य में ये लक्ष्य रहेगा कि जब रोड बन गए, रेल आ गई, बड़े बड़े उद्योग धंधे, कृषि आधारित उद्योग धंधे कैसे स्थापित हों। और इस इलाके के अंदर अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि ये वो इलाका है जो पूरे देश का 10% नरमा पैदा करता है। यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसके लिए हम सब लोग मिलकर के प्रयास करेंगे। रतिया को छूते हुए आने वाले समय में डबवाली से लेकर के पानीपत तक का हाईवे बनना है। तो मैं आप सबसे विनती करूंगा, याद करिए 2009 से पहले ये रतिया एक बड़ा गांव हुआ करता था। बाई इलेक्शन हुआ, उस समय हम कांग्रेस में थे, हमने लड़ाई लड़ी और इस रतिया को एक बड़ा कस्बा बनाने का काम किया। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने ये कहता हूं कि आप सब आशीर्वाद दीजिए, ये रतिया दिन दोगुनी 4 रोज तरक्की करेगा और बड़ा शहर, विकसित शहर, एक समृद्ध शहर जहां पर हर व्यक्ति खुशहाल हो, उसके लिए हम मिलकर के काम करेंगे। दूसरी तरफ किस तरह की मानसिकता है और दूसरी पार्टी के नेताओं के, मैं संगठन की बात कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में क्या फर्क है। लोग मेरे से पूछते हैं भाई विपक्ष के मुद्दे क्या हैं। हम कहते हैं कि विपक्ष का मुद्दा है देश के टुकड़े टुकड़े कैसे हो। विपक्ष का मुद्दा है कि भाई जाति के आधार पर जनगणना हो। विपक्ष का मुद्दा है कि भाई देश को कैसे बांटा जाए धर्म और जाति के आधार पर। देश का मुद्दा उनके लिए क्या है कि भाई भेदभाव करो, कुछ लोगों को पीछे छोड़ दो, गरीबों को पीछे छोड़ दो, कुछ जातियों को पीछे छोड़ दो, कुछ धर्म के लोगों को पीछे छोड़ दो। और जो लोग इस देश को आगे बढ़ाने में, उठाने में लगे हुए हैं, जो मोदी जी कहते हैं वेल्थ क्रिएटर हैं, उन वेल्थ क्रिएटरों का तिरस्कार करो। ये दोबारा 1980 और उससे पहले के दौर में इस देश को ले जाना चाहते हैं, जब दुनिया की विकास दर में भारत बहुत पीछे हुआ करता था, एक गरीब देश माना जाता था। और आज फर्क सबके सामने है। तो मैं तो सभी साथियों से इतना ही कहूंगा कि मोदी जी के संकल्प को, जो डिजिटल इंडिया का संकल्प है, क्लीन एनर्जी, सोलर एनर्जी में ये पूरा देश हमारा दुनिया का नेतृत्व करे। इसी जिले के अंदर 35,000 करोड़ रुपए की लागत से न्यूक्लियर प्लांट बन रहा है गोरखपुर के अंदर। जब वो बनेगा तो उद्योग धंधों से लेकर के हरियाणा में बिजली की कोई कमी नहीं रहेगी। 2800 मेगावाट का वो न्यूक्लियर प्लांट है, जिसका शिलान्यास उस समय हमने किया। और मुझे लगता था, मैं आज इस मंच के माध्यम से कहता हूं कि मुझे लगता था जब हम सांसद थे कि हम अगर हटेंगे तो काम रुक जाएंगे, लेकिन मुझे कहते हुए गर्व होता है और मैं माननीय मनोहर लाल जी का, नरेंद्र मोदी जी का, पार्टी के नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने काम रुकने नहीं दिया। उन्होंने डबवाली से लेकर के हिसार तक का नेशनल हाईवे बनाने का काम किया। न्यूक्लियर प्लांट का काम तेजी से जारी है और 1 मेगावाट में 10,000 लोगों को, 10,000 घरों को रोशनी मिलती है। आप उसको गुणा कर लीजिए 2800 से, तो कितना बड़ा इस प्रदेश के लिए आने वाले समय में ये न्यूक्लियर प्लांट काम करेगा। तो इसलिए आज शिक्षा नीति बात करें, किसानों की बात करें, इस जिले के अंदर हमारे करीबन इस पार्लियामेंट के अंदर 4645 करोड़ रुपए किसानों को फसल बीमा, मुआवजा, फसली क्लेम और किसान सम्मान निधि के माध्यम से देने का काम केंद्र और की प्रदेश की सरकार ने किया है। इसलिए मैं तो सबसे आह्वान करूंगा
कि भाइयों और बहनों, ये जो दूसरी पार्टी की दलदल बन गई है जिसमें बहुत से लोग फंसे हुए हैं अच्छे, उनसे उनको निकाल करके मुख्य धारा में शामिल करें। ये 2024 का चुनाव, ये देश का चुनाव है, किसी पार्टी का चुनाव नहीं है। और देश के लिए हर व्यक्ति को अपना सहयोग करना चाहिए। इसलिए मोदी जी का जो नारा है 400 पार, 400 पार को बढ़ा करके हमें इस देश में तीसरी बार उनके नेतृत्व में सरकार बनाने का काम करना है, कमल खिलाने का काम करना है। और उसके लिए आप सबको पूरी ताकत से लगना होगा। 2 दिन का दिल्ली में अधिवेशन था, चुनाव से पहले, घोषणा होने से पहले मोदी जी ने एक बात कही कि हर बूथ पे हमें 370 वोट बढ़ाने का काम करना है। अगर हर बूथ पे 370 वोट बढ़ते हैं तो करीबन 1900 से 2000 बूथ हमारे सिरसा संसदीय क्षेत्र में है। पिछली बार का मार्जिन हमारा 3 लाख से ऊपर था, और अगर उसमें 7,40,000 वोट और जोड़ दे तो 10 लाख से ऊपर जाता है साथियों। उसमें कितना हम कैसे करेंगे ये आपके ऊपर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन बेमिसाल है, आपका समर्पण बेमिसाल है, आपका त्याग बेमिसाल है। इसलिए मुझे यकीन है कि हम हरियाणा की 10 सीटें बड़े मार्जिन से जीतेंगे, सिरसा की सीट जीतेंगे। और आने वाले समय में जो विकास की गंगा आज पूरे देश में बह रही है, उसका और बेहतर असर हमारे इस इलाके में हो, ये सब लोगों को मिलकर के सुनिश्चित करना है। दूसरी तरफ मैं इतना और कहूंगा साथियों, भारतीय जनता पार्टी तो किसी चीज से कहीं भी कम नहीं है। 2014 से पहले सूचना क्रांति का जितना बेहतर इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने और आप लोगों ने किया, उतना किसी और ने नहीं किया। आज सोशल मीडिया से लेकर के हर जगह और ज्यादा प्रचार प्रसार करिए जो हमारी बेहतर नीतियां हैं, और सुनिश्चित करिए कि जो विपक्ष है, जो आज साजिशें कर रहा है, षड्यंत्र कर रहा है, जिनके पास उम्मीदवार नहीं है, सारे लोग मैदान छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि साथियों फिर एक बार जमानत जब्त होगी इनकी। इसलिए बड़े बड़े लोग मैदान छोड़ गए हैं, और आप पूरी मजबूती से मैदान में डटे हुए हैं। जिनके पास ना ड्राइवर है, ना जिनके पास गाड़ी है, ना कुछ और है, और वो कहते हैं हम सरकार बनाएंगे। कहां से बनाएंगे साथियों? तो इसलिए पूरे जज्बे के साथ आज शुरुआत हुई है हमारी रैलियों की। हमारे संसदीय क्षेत्र में रतिया से मैं रतिया के तमाम साथियों का, क्रांतिकारी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और सबसे उम्मीद करता हूं कि हम वाजपेयी जी की 2 लाइनें हैं जो वाजपेयी जी कहते थे कि जब तक ध्येय ना पूरा होगा पक्की गति ना रुकेगी। आज कहे दुनिया चाहे कुछ भी, कल को बिना झुके न रहेगी। साथियों, हमें नफरत के बीज बोने वालों का जम करके डट करके मुकाबला करना है, और सुनिश्चित करना है कि ऐतिहासिक जीत इस संसदीय क्षेत्र, इस विधानसभा क्षेत्र से हो, और आने वाले समय में हम एक बार फिर नायब जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाए, और एक बार फिर ये गरीब किसान मजदूर के बेटे के नेतृत्व में तीसरी बार इस प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत धन्यवाद तंवर जी। 1 2 4 नारे लगा दीजिए ताकि हमारी आवाज जो है मोदी जी तक जाए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नहीं भैया, ऐसे नहीं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। श्री नायब सिंह सैनी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच हमारे बहुत ही आदरणीय सांसद श्री सुभाष बराला जी मंच पर आएंगे। जोरदार नारों से भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भाई सुभाष बराला जिंदाबाद। हाथ खड़े करके, ऐसे नहीं, जोश, गर्मी तो है, पीछे वालों को पता है। एक बार हाथ खड़ा करिए सारे के सारे, एक बार और पीछे वाले भी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई नायब सैनी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद। देखिए, आप बहुत देर से बैठे हैं। 11 बजे का आपको समय दिया गया था, 1:30 बज चुका है, और मैं आपके मुख्यमंत्री जी के बीच में
ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं बहुत थोड़े शब्दों में अपनी बात कहने का प्रयास करूंगा। आज मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार हमारे जिले में किसी सार्वजनिक सभा के अंदर आए। हरियाणा प्रदेश के बहुत ही हमारे यशस्वी, ऊर्जावान, कर्मठ मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, इस लोकसभा क्षेत्र से हमारे प्रत्याशी जिनका एक लंबा अनुभव, बेशक वो दूसरी पार्टी में रहा हो, लेकिन एक बार अच्छी भी बात इस प्रकार के मामले में होती है कि वहां का अनुभव और भारतीय जनता पार्टी का अनुभव जब हम लोग इकट्ठे बैठ करके साझा करते हैं तो अशोक तंवर जी बताते हैं कि किस प्रकार से वहां की कार्यप्रणाली थी, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत स्मूथली संगठन को गढ़ता है, उसको रचता है, उसको आगे बढ़ाता है। ऐसा अनुभव लेकर के हमारे बीच में आए आदरणीय हमारे भाई अशोक तंवर जी, हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, हरियाणा सरकार में मंत्री, हिसार का प्रतिनिधित्व करते हैं। आदरणीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी जिस लोकसभा के प्रभारी भी हैं, हमारे यहाँ के बहुत ही जुझारू विधायक, संघर्षशील विधायक आदरणीय लक्ष्मण नापा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष बलदेव गरोहा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष और वर्तमान में चेयरमैन भाई वेद फूला जी, आदरणीय बहन सुनीता दुग्गल जी, जिन्होंने 5 साल बड़े मन के साथ, निष्ठा के साथ नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का लाभ आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। बहन सुनीता दुग्गल जी, सुमन खिचड़ जी, चेयरपर्सन जिला परिषद, और भाई दूड़ाराम जी, हमारे लोकप्रिय विधायक फतेहाबाद से भाई आदित्य देवीलाल जी, इस लोकसभा के संयोजक भारत भूषण मिद्दा जी, आदरणीय पूर्व विधायक रविंदर बलियाड़ा जी, इन समेत मंच के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की पूरी लीडरशिप यहाँ पर बैठी है। मंडल के जिला के पदाधिकारी, प्रभारी, इस विधानसभा के हरीश गर्ग जी समेत सब कार्यकर्ता उपस्थित हैं। बहुत ही हमारे सम्मानित प्रेस यहाँ पर उपस्थित है, बहुत ही श्रद्धा के योग माताएं बहनें, हमारे बहुत ही सम्मानित बुजुर्गों और बहुत ही ऊर्जावान हमारे नौजवान कार्यकर्ता साथियों, आप बहुत देर से यहां बैठे हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेकर के आप लोगों को एक बात ध्यान कराना चाहूंगा कि आज समय कोई गांव की पंचायत के चुनाव का समय नहीं है। आज कोई समय विधानसभा का, कोई विधायक चुनने का समय नहीं है। आज समय है देश का मुखिया चुनने का समय है, और देश का मुखिया चुनने के समय में हम आप सब लोगों से अपील करने के लिए आए हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हमारे भाई अशोक तंवर जी को कमल का निशान देकर के आपके बीच में भेजा है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। अगर देश के अंदर जिस प्रकार से देश की जनता चाहती है, रतिया के नागरिक भी चाहते हैं, हमारे सिरसा लोकसभा के लोग भी चाहते हैं कि मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, और जो गरीब के कल्याण का, महिला के उत्थान का, किसान की तरक्की का, युवाओं को रोजगार देने का और देश को आधारभूत ढांचे को मजबूत करते हुए दुनिया की बड़ी ताकत बनाने का जो टारगेट, जो लक्ष्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने रखा है हम सब लोगों के सामने, उसमें हम सब लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि हम आज अशोक तंवर जी के लिए वोट की अपील करने के लिए आए हैं। स्वयं हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बीच में आए हैं वोट की अपील करने के लिए। तो आप सब लोगों से मैं अपील करता हूं कि आप पूरा डट करके, ये रतिया की वो धरती है जो मेहनती है,
जो कर्मठ है और जो ठान लेती है करना है वो करके दिखाती है। इसलिए आप बार बार भारतीय जनता पार्टी को जिता करके भी भेजते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत पुराने समय से ये रतिया इस फतेहाबाद जिला में सबसे हमारा मजबूत क्षेत्र रहा है। इस चुनाव में भी मैं अपील करना चाहूंगा कि आप लोग भाई अशोक तंवर जी के लिए वोट करें, मोदी जी के लिए वोट करें। आप लोगों ने देखा है बदलते हुए भारत को इन 10 साल के अंदर किस प्रकार के से नरेंद्र मोदी जी ने देश को बदलने का काम किया है। आपने इन 10 साल के अंदर देखा कि पूर्व के हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में किस प्रकार का बदलाव, जिस प्रकार का बदलाव नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर किया, उसी प्रकार का बदलाव एक साफ सुथरी व्यवस्था प्रशासन की, शासन की मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश के अंदर खड़ी करने का काम किया। किस प्रकार से किसान के लिए, मजदूर के लिए, सभी वर्गों के लिए ऐसी खुली नीतियां लेकर के आए कि हर आदमी इस बात को महसूस करे कि हाँ मेरी सरकार है। पहले क्या होता था, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले देश से लेकर के प्रदेश तक इस प्रकार की सरकारें थी जो सारा कुछ अपनी मुट्ठी के अंदर रखती थी, सारी व्यवस्थाएं अपनी मुट्ठी के अंदर रखती थी। लोकतंत्र में क्या होना चाहिए था, जिस प्रकार का खुलापन नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को दिया, जिस प्रकार की व्यवस्था आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इस प्रदेश के अंदर दी, नौकरियां सबके लिए खुली, विकास के रास्ते सबके लिए खुले। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। इस नारे को सार्थक करती हुए हमारी सरकारें चली। मैं ज्यादा लंबा ना करते हुए एक बात कह करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में है। वैसे आदर्श आचार संहिता लागू हुई है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री जी कुछ किसान भाइयों की छोटी छोटी समस्याएं हैं। इसको लेकर के कई बार हमारे किसान भाइयों का गुस्सा भी हम सब लोगों को दिखाई देता है, जो वाजिब भी दिखाई देता है। आप किसान के बेटे हैं, आप धरती पुत्र हैं। मेरे और आपकी तरह छोटे से गांव में माजरे में ढाणी के अंदर आपका निवास है। आपने खेती करिए, आपने किसानी करिए, उसके बाद आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते आज हरियाणा में शीर्ष पद पर विराजित हुए हैं। आप किसान की पीड़ा समझते हैं, मैं समझता हूं। और मैं हमारे किसान भाई जो इस पंडाल से बाहर भी मेरी आवाज सुनते हैं, मैं उनको दावे के साथ कहता हूं कि मुख्यमंत्री किसान के दर्द को समझते हैं। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी दर्द को समझते हैं, जिस प्रकार से किसान की फसल का उचित भाव देने का काम किया, फसल खराब हुई तो उचित मुआवजा देने का काम किया, कहीं कोई कमी पेशी रह गई होगी तो उस कमी को आज विश्वास दिला करके मुख्यमंत्री जी जाएंगे और कभी किसी भी किसान को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देंगे। ये मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हुआ अपनी वाणी को विराम देने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, जोरदार नारा एक बार फिर लगाएंगे, भारत माता की बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा जो हमारे सैनी समाज के भाई सम्मानित करने के लिए कुलवंत सिंह जो हमारे एमसी हैं और जिला में सचिव हैं, उनके नेतृत्व में 4 लोग हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री रतिया की इस पावन पवित्र भूमि पर किसानों के बीच में एक साधारण किसान परिवार में जन्म लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते आज भारतीय जनता पार्टी ने जिनको मुख्यमंत्री बना करके भेजा है, ऐसे एक सामान्य परिवार से आने वाले कार्यकर्ता आज रतिया की सरदारी से आशीर्वाद मांगने के लिए आपके बीच पहुंचे हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है, एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नायब सिंह सैनी जी से मैं निवेदन करूंगा वो आए और इस रतिया की सरदारी के सामने अपने विचार रखें। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी।
जय श्री पगड़ियाँ। भारत माता की। जय। ये रतिया की आवाज नहीं है भाई, रतिया की आवाज बड़ी बुलंद आवाज है, क्योंकि मैंने यहाँ उपचुनाव के अंदर भी और कई बार यहाँ आने का मौका मिला है। उपचुनाव में तो एक एक गांव में जाने का मुझे मौका मिला था। यहाँ की सरदारी को मैं प्रणाम करता हूं और जोरदार एक जयकारे के साथ ये आपकी आवाज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पहुंचानी है। दोनों हाथ ऊपर करके भारत माता के जय, भारत माता के जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री मेरे साथी डॉक्टर कमल गुप्ता जी, राज्यसभा के नवनियुक्त सांसद जो मोदी जी की टीम में कल ही जिन्होंने शपथ लिया है शामिल हुए हैं, ऐसे आदरणीय सुभाष बराला जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक लक्ष्मण नापा जी, फतेहाबाद के हमारे लोकप्रिय विधायक दूड़ाराम जी, हमारे जिला के लोकप्रिय अध्यक्ष बलदेव ग्रोहा जी, प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, इस क्षेत्र की पूर्व सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, हरियाणा सरकार में चेयरमैन आदित्य चौटाला जी, दूसरे हमारे चेयरमैन वेद फूला जी, जिला परिषद की हमारी चेयरपर्सन सुमन खिचड़ जी और हमारे इस लोकसभा के प्रभारी भारत भूषण मिड्डा जी, पूर्व विधायक एशिया आयोग के चेयरमैन रविंदर बलियाड़ा जी, प्रदेश के सचिव सुरेंद्र आर्य जी, और आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने, जिनको कमल का फूल दे करके आपके बीच में भेजा है, ऐसे इस क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय अशोक तंवर जी, जोरदार तालियों से अशोक तंवर जी का स्वागत करें। भाइयों, 25 मई को हम सब ने अपने मत का प्रयोग करना है और आज देश के अंदर इन 10 वर्षों में जो काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, जो कार्य हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और इस डबल इंजन की सरकार ने किए हैं, भाइयों, दूर से दूर बैठे हुए गरीब व्यक्ति तक ये पहली बार सरकार पहुंची है। भाइयों, जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है
उसको तो पूरा किया है, परंतु जो नहीं भी कहा है उसको भी धरातल पर उतारने का काम इन 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे इस बात का गर्व है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी ऐसी योजना बनी है कि जिसकी चिंता करके हमारी डबल इंजन की सरकार ने लोगों तक उसको पहुंचाने का काम किया है। बहुत सारी बातें हमारे पूर्व वक्ताओं ने आपके बीच में उन्होंने कही है। मुझे ये आप लोगों के बीच में बताते हुए ये बड़ा फख्र हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें ध्यान है कि इन 10 वर्षों के अंदर 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगातार आवास बना करके चाबियां सौंपने का काम इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने भाइयों इस देश के अंदर किया है। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हमने हर सर के ऊपर वो छत हो, उसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और इस पिछले बजट के अंदर एक बड़ा बजट दे करके कि आने वाले समय के अंदर एक भी सर ऐसा ना रहे जिसके ऊपर छत ना हो। ये सरकार की जिम्मेवारी है कि हर व्यक्ति को मकान बना करके देने का जिम्मा ये लगातार हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मुझे इस बात की भी खुशी है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैं देखता था कि हमारा दक्षिणी हरियाणा के अंदर जब हम जाते थे, हमारी माताएं बहनें 1-1 किलोमीटर की दूरी से सर के ऊपर पानी का मटका रख करके पीने का पानी लेकर के आती थी। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने उस पीड़ा को देखा, उस पीड़ा को समझा, अलग से मंत्रालय बनाया और एक योजनाबद्ध तरीके से हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने भाइयों की है। आज हमारी माताएं बहनें 1 किलोमीटर दूर से पानी सर के ऊपर रख करके लाती दिखाई नहीं देती। इस व्यवस्था को भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, चाहे गरीब व्यक्ति को उसके इलाज के लिए सुविधा देने की बात हो, मैंने ये देखा है 2014 से पहले अगर किसी व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी हो जाती थी, वो बीमारी के कारण गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था। कई व्यक्ति तो इलाज नहीं पैसे के अभाव में करा पाते थे। परंतु इस पीड़ा को भी अगर किसी व्यक्ति ने समझा है, हमारी इस डबल इंजन की सरकार ने समझा है, एक योजनाबद्ध तरीके से आयुष्मान कार्ड और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इसके अंदर चिरायु कार्ड जोड़ करके हरियाणा के 125 करोड़ लोगों को भाइयों इस योजना के साथ जोड़ा है और 5 लाख रुपए का अधिकार उसको दिया है कि अगर दुर्घटनावश कोई दिक्कत आ जाती है तो सिर ऊंचा करके इलाज करा सकता है। वो पैसे के अभाव के कारण या बीमारी के कारण वो गरीबी रेखा के नीचे ना जाए, इसकी व्यवस्था भी हमारी सरकार ने की है। भाइयों, मुझे खुशी है, ये कांग्रेस के लोग बोलते हैं, लगातार जब चुनाव आता था ये बोलते थे चुनाव के समय गरीबी हटाएंगे, परंतु गरीबी नहीं हटी। ये नरेंद्र मोदी है जिसने गरीबों के हित के अंदर ये मजबूती से काम किया है। आज मुझे ये फख्र होता है आप लोगों के बीच में बताते हुए, नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी ऐसी योजनाएं चलाई कि देश के अंदर 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर करने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, हम देखते थे देश के अंदर 50 करोड़ लोग ऐसे थे जिन्होंने बैंक में जाकर के नहीं देखा, परंतु नरेंद्र मोदी जी की ये सोच थी और उन्होंने योजना बनाई, जनधन खाता योजना बना करके उन लोगों को बैंक के साथ जोड़ने का काम किया। यही वो कांग्रेस के लोग थे जिन्होंने इस योजना का उपहास उड़ाने का काम किया
और ये राहुल गांधी साहब ने भी ये दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मोदी जी आप खाता खोल रहे हैं, इसमें पैसा कौन जमा करेगा। परंतु ये कांग्रेस के लोगों की सोच थी कि उन लोगों को बैंक के अंदर जाने का भी अधिकार नहीं था। ये अधिकार ये नरेंद्र मोदी जी ने दिया है कि 45 या हमारे 50 करोड़ लोग जिनका जनधन खाते से जोड़ करके उनको बैंक में जाने का अधिकार दिया है। आज उन्होंने अपनी छोटी बचत इसके अंदर जमा करके वो कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं कि वो भी देख ले, ये तो ऑनलाइन है कितना पैसा उन्होंने इसके अंदर जमा किया है। भाइयों ये अधिकार ये अगर दिया है तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है। भाइयों मुझे खुशी है इस बात की कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाइयों वो चिंता की है कि हमारी माताएं बहनें वो शाम कर ढलने का इंतजार करती थी और उनको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। देश के अंदर 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बना करके उनको इज्जत घर देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों मुझे खुशी है कि हमारी वो माताएं बहनें आज इस बात को देश भी भूला नहीं है। ये कांग्रेस की सरकार के अंदर था। हम सब जानते हैं कि अगर हमें एक गैस का सिलेंडर भी लेना होता था 3 दिन तक हमें लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, तब जाकर के गैस का सिलेंडर उपलब्ध होता था। आज नरेंद्र मोदी जी ने आकर के उस लाइन को तो खत्म किया, परंतु उस माता बहन के घर के अंदर भी गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाया, जिसके घर के अंदर गैस का सिलेंडर और कनेक्शन नहीं था। ये सोच अगर किसी की थी, ये नरेंद्र मोदी की सोच थी कि हमारी माता बहन की आंखें धुएं से खराब ना हो, उसकी व्यवस्था ये अलग से योजना बना करके प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के साथ जोड़ करके भाइयों उन तक गैस का कनेक्शन और सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने भाइयों इन्हीं 10 वर्षों के अंदर की है। मुझे खुशी है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो किसानों के हित के अंदर काम किए हैं, एक काम नहीं किया, हर वर्ग के लिए नरेंद्र मोदी जी ने मजबूती से उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भाइयों उसके साथ जोड़ करके 12.5 करोड़ देश के किसानों के खाते के अंदर हर वर्ष 6,000 रुपए पहुंचाने की व्यवस्था अगर किसी ने की है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने की है। मुझे खुशी है बताते हुए कि आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा किसानों के खाते के अंदर पहुंचाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों जो लोग आज इस बात को लेकर के वो सवाल उठाते हैं, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या काम किए हैं, हमारी डबल इंजन की सरकार ने क्या क्या काम किए हैं। भाइयों कांग्रेस के लोग एक झूठ बोल करके लोगों के अंदर भ्रामक स्थिति पैदा करने का काम करते हैं, परंतु नरेंद्र मोदी की सरकार और हमारी डबल इंजन की सरकार ने एक योजना बनाई, प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना, और उस योजना के माध्यम से भाइयों इन्हीं 10 वर्षों के अंदर आप पिछला भी 10 वर्षों का कांग्रेस के कार्यकाल का आप मुआवजा देखिए कि उन्होंने पिछले 10 वर्षों के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी मात्र 11,100 करोड़ रुपया उन्होंने मुआवजा दिया, और हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बनाई और इस डबल इंजन की सरकार ने 12,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते के अंदर मुआवजे का पहुंचाने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किया है। आज किसान को इस बात की चिंता नहीं कि अगर उसकी फसल का खराबा होता है तो उसका मुआवजा सरकार पहुंचाने का काम उसके खाते के अंदर करती है। अभी मुझे बताया भी गया था कि यहाँ पर 2021 का कुछ मुआवजा उसके अंदर कोई टेक्निकल दिक्कत वो आई थी, परंतु उस टेक्निकल दिक्कत को भी दुरुस्त करके हमारी ये सरकार ये किसानों के हित की सरकार है, उन तक उस मुआवजे को भी
पहुंचाने का काम वो किया जाएगा। कोई भी किसान, क्योंकि इस बात को लेकर के जो हमारी सरकार ने किया है, मैं उसके ऊपर आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये पहली बार है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने, आदरणीय हमारी डबल इंजन की सरकार ने भाइयों किसानों के हित में, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, और चाहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, आज उसके ऊपर भी सब्सिडी दे करके लगभग किसान की जो पैदावार जमीन है उसको ज्यादा पानी देने का काम हमारी सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। आज मेरा किसान ज्यादा पैदावार कर रहा है और उसको सब्सिडी के ऊपर स्प्रिंकल वाटर से और उसको ड्रिप इरिगेशन से उसके ऊपर सब्सिडी दे करके किसान को मजबूत करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। चाहे भाइयों इन 10 वर्षों के अंदर हम सब ने देखा कि अंतिम टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था भी अगर किसी सरकार ने की है वो हमारी सरकार ने की है। और उसके साथ साथ किसानों को जो सब्सिडी के ऊपर, चाहे वो रूटावीटर ले, चाहे वो वायरों ले, चाहे वो रिपर ले, वो इन सब को भी, चाहे ट्रैक्टर ले, ये पहली बार है कि सब्सिडी के ऊपर उनको उपलब्ध कराने का काम भी ये हमारी सरकार ने भाइयों इन 10 वर्षों के अंदर किया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लगातार ये सोच रही है कि किसानों की आय उनकी बढ़े, उनके खर्चे कम हो, उसको लेकर के लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। भाइयों मैं आप लोगों के बीच में एक और बात कहना चाहूंगा। ये कांग्रेस के लोग थे 2009-2010 इस समय के अंदर जब ये यूपीए की कांग्रेस की सरकार थी, उस समय के अंदर यूरिया के भाव वो डबल हो गए थे, डीएपी के भाव डबल हो गए थे, परंतु ये कांग्रेस की सरकार ये हमारे किसानों को वही 1200 रुपए का थैला जो उसके भाव डबल 3 गुना हुए थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, उतने ही भाव के अंदर मेरे किसान उस यूरिया डीएपी को खरीदते थे, परंतु इन्होंने कम नहीं किया। आज भी उसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर 2024 के अंदर ये भाव डबल हुए हैं, परंतु नरेंद्र मोदी दिल्ली के अंदर बैठा है। किसान हित के अंदर उन्होंने फैसला लिया, कैबिनेट के अंदर फैसला लिया कि जितना भाव के अंदर किसान को यूरिया या उसको डीएपी मिलता है उसी भाव के अंदर मिलेगा, उसके ऊपर जो भी खर्चा है उसकी सब्सिडी वो हमारी सरकार देगी, किसान के ऊपर वो वजन नहीं पड़ेगा। आप इस बात को भी हमने समझना होगा कि हमारी सरकार कितनी चिंता वो लोगों की करती है। और उसके साथ साथ मैं तो ये बात बोलता हूं कि कांग्रेस की सरकार पीछे राजस्थान में भी रही है, पंजाब के अंदर भी कांग्रेस की सरकार रही है, हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मनोहर लाल जी ने योजना बनाई कि हमारे किसान की 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगे, किसान को भावांतर भरपाई देने का काम करेंगे। भाइयों परंतु कांग्रेस की सरकार पंजाब में रही है, राजस्थान में रही है, 2 फसलें जो केंद्र खरीदता था, धान की और गेहूं की, वो केंद्र खरीदता था, एक भी फसल किसान की एमएसपी पर नहीं खरीदी। भाइयों आपके पड़ोस में है, परंतु ये काम अगर किसी ने किया है किसानों के हित के अंदर, ये हमारी सरकार ने किया है। उनको फसल को एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। ये कांग्रेस के लोगों ने इस प्रकार का दुष्प्रचार किया कि एमएसपी को बंद कर दिया जाएगा, परंतु लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार हर बार एमएसपी को बढ़ा करके किसान तक पहुंचाने का काम कर रही है। गन्ने के भाव के अंदर भी लगातार बढ़ोतरी देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों चाहे हम हरियाणा के सिस्टम की बात करें, अगर हम देखें हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर एक गुड गवर्नेंस का उदाहरण वो प्रस्तुत किया है। नहीं तो पहले 2014 से पहले अगर एक बच्चे को भी नौकरी लगवानी होती थी तो पूरा गांव भाइयों चक्कर काटता था, किसी मंत्री के पास जाता था, किसी विधायक के पास जाता था, परंतु ऐसा सिस्टम बनाने का काम ये मनोहर लाल जी की सरकार ने वो किया है।
भाइयों, आज गरीब माँ का बेटा भी बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी लग रहा है। ये व्यवस्था अगर किसी ने की है, ये हमारी सरकार ने की है। भाइयों, ये लोग जो कांग्रेस के लोग थे, ये बात बोलते थे, ये कहते थे कि हम 24 घंटे बिजली देंगे। भाइयों, कुछ दलों ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर भी लिखा, ये कांग्रेस ने भी लिखा कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, परंतु भाइयों 24 घंटे बिजली नहीं दे पाए। वही 4 घंटे, वही 6 घंटे बिजली मिलती थी, और उस बिजली के अंदर भी कितने कट लगते थे वो आप लोगों के सामने है। परंतु इस व्यवस्था को भी ठीक करने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है। आज हरियाणा के अंदर अगर 24 घंटे बिजली आ रही है तो ये हमारी इस डबल इंजन की सरकार के कारण, और उसको सुदृढ़ीकरण करने का कार्य भी वो हमारी सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, मेरा गांव जगमा गांव योजना बना करके आज 24 घंटे बिजली देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और भाइयों, चाहे पराली प्रबंधन की बात हो, क्योंकि यहाँ पड़ोस के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, किस प्रकार से किसानों के ऊपर कटाक्ष करने का काम इसने किया था कि हरियाणा के किसान पराली को जलाता है, पंजाब का किसान पराली को जलाता है, और वो सारा का सारा पोल्यूशन दिल्ली में आ जाता है। इस प्रकार की उन्होंने ये कटाक्ष किया था। परंतु मनोहर लाल जी की सरकार जब हरियाणा के अंदर ये काम कर रही थी, पराली प्रबंधन के ऊपर कितना जबरदस्त काम किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसके ऊपर टिप्पणी दी और कहा कि पंजाब सरकार को हरियाणा से सीख लेनी चाहिए। पराली प्रबंधन के अंदर हमारे किसान ने उस नीति को अडॉप्ट किया, और आज हरियाणा के अंदर कोई हमारा किसान पराली नहीं जलाता। उसकी व्यवस्था ये हमारी सरकार ने की है, उसका लाभ किसान तक पहुंच रहा है। परंतु वहां पर तो कोई व्यवस्था पंजाब के अंदर नहीं है। ये खाली बात करते हैं, बात तो करते हैं, परंतु काम करने में इनको दिक्कत आती है, और बात करके वोट लेने का काम ये लोग करते हैं। भाइयों, चाहे सड़कों की बात है, आज मुझे इस बात की खुशी है, हरियाणा के अंदर अगर हम देखें, एक भी जिला ऐसा नहीं है जिस जिले के अंदर जो 4 लाइनिंग रोड ना हो, एक्सप्रेस वे ना हो। हर जिला को 4 लाइनिंग और एक्सप्रेस वे से जोड़ने का काम ये हमारी सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात हो, भाइयों लगातार देश की एक नई तस्वीर इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने भाइयों देश को एक विकास की नई गति के ऊपर ले जाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। चाहे भाइयों धारा 370 की समाप्ति की बात हो, कितने लंबे समय से भाइयों इस समस्या का जो पूरा का पूरा देश जूझ रहा था। हम देखते थे 2014 के अंदर, 2014 से पहले जो हमारे भाई, जो हमारा बेटा हमारी सुरक्षा के लिए बॉर्डर के ऊपर खड़ा होता था, भाइयों उसके ऊपर पत्थरबाजी हमने अपनी आंखों से देखी है। भाइयों किस प्रकार का वो लोग वहां पर पत्थरबाजी चलती थी। परंतु इन 10 वर्षों के अंदर आज भारत भी सुरक्षित है, आज भारत मजबूत है। ना तो आज पत्थरबाजी दिखाई देती है, ना वो पत्थरबाज दिखाई देते हैं। ये काम हमारी सरकार ने भारत को सुरक्षित करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि चाहे हमारी संस्कृति की संरक्षण की बात हो, हमारी संस्कृति का संरक्षण भी इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। मुझे खुशी है, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार हम देखते हैं कि जहां गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व हुआ है, उस स्थान के ऊपर करतारपुर कॉरिडोर बनाने की अगर कोई हिम्मत रखता है तो नरेंद्र मोदी रखता है। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के स्थान को भी जोड़ने का काम इन 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने भाइयों किया है। मैं आप लोगों से आज ये अपील करने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि बहुत सारे काम इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किए हैं, और लगातार हमारी सरकार इस देश के अंदर लगातार विकास की
एक नई गति देने का काम ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया है, उन्होंने संकल्प लिया है कि 2047 तक हमने इस भारत को विकसित भारत बनाना है और उस विकसित भारत के अंदर भाइयों आप सबकी बड़ी भूमिका है। आप लोगों से अपील है, रतिया की सरदारी से मैं अपील करता हूं कि आप आइए और एक मजबूती से यहां से हमारे अशोक तंवर जी को कमल का बटन दबा करके भाइयों जो देश आज नरेंद्र मोदी जी को जिन्होंने संकल्प दिया है कि अब की बार 400 पार सीटें दे करके और उसमें हमारा ये सिरसा की सीट, ये कमल का फूल पिछली बार भी आप लोगों ने बड़े मैंडेट के साथ यहां से जतवा करके हमारी सुनीता दुग्गल जी को भेजा था और अब की बार भी इस 400 पार के अंदर हमारी सिरसा की सीट ये जाए ताकि ये देश विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ सके। हमारे अशोक तंवर जी बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति है और ये मजबूती से इस सिरसा की आवाज को लोकसभा के अंदर बुलंद करेंगे। जब इनके पास नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व है तो ये सिरसा भी विकास की गति के अंदर आगे बढ़ेगा। भाइयों हम सब मिल करके एक एक वोट कमल का बटन दबा करके अशोक तंवर जी को यहां से भारी बहुमत से जिता करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में हम सिरसा के लोग अपनी अहम भूमिका अदा करेंगे। आप सबका मैं इतनी भारी संख्या के अंदर आप सब लोग आए हैं, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और एक बात कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। भाइयों किसी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार लगातार लोगों के हित में काम कर रही है और इस देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम लगातार जारी रहेगा। हम सब मिलकर के एकजुट होकर के एक एक बूथ के ऊपर जा करके एक एक गांव में जा करके लोगों के साथ कनेक्ट होकर के जो लाभ पहुंचाया है उसकी चर्चा करते हुए अशोक तंवर जी को यहां से बड़े बहुमत के साथ जतवा करके दिल्ली भेजने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता के जय। भारत माता के जय। वंदे वंदे मातरम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। अब मैं सैनी समाज के भाइयों से निवेदन करूंगा कि आए और गद्दा दे करके और पगड़ी पहना कर